हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 4 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 सेट का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल की कहने पर किसानों की समस्या के समाधान करने के लिए चंपारण गए थे। ऑप्शन सी सही है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था और यह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो था वह नील के खेती के विरोध में था। यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। तिनकठिया प्रणाली जो था वह 3/20 के नाम से भी जाना जाता है। 3/20 का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई किसान 20 कट्ठा खेती कर रहा है तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य घोषित किया गया था। दोस्तों, किसान नील की खेती करने के लिए इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से जो जमीन होता था वह बंजर पड़ जाता था, जिससे अगला फसल को उपजाने में काफ़ी नुकसान होता था। तो लोग चाहते थे कि नील की खेती ना करें। तो चलिए इतना फैक्ट्स को याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, बारदोली आंदोलन, तो यह हुआ था 12 जून 1928 को। कब हुआ था? 12 जून 1928 को, और यह गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। बारदोली आंदोलन में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरेली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से उनको यह उपाधि महात्मा गांधी जी दिए थे। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नारा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत बार पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण 1974 में दिए थे और जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतने फैक्ट्स को एक क्वेश्चन से याद रखिएगा। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है? तो ब्यूटेन टू ऑल जो है दोस्तों वह द्वितीयक अल्कोहल है। ब्यूटेन टू ऑल द्वितीयक कोटि के अल्कोहल हैं। अगर प्राथमिक कोटि के अल्कोहल की बात करें कि प्राथमिक कोटि के जो अल्कोहल होते हैं वह कौन होते हैं? तो प्राथमिक कोटि के अल्कोहल इथेनॉल और 1-ब्यूटेनॉल, ये प्राथमिक कोटि के अल्कोहल का नाम है। और तृतीय कोटि के अगर हम अल्कोहल की बात करें कि तृतीय कोटि के अल्कोहल कौन कौन होते हैं, तो यह मिथिल, नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, मिथिल, प्रोपेन, टू ऑल, ये तृतीय कोटि के अल्कोहल हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में है कि लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा जो है वह मणिपुरी का जो शास्त्रीय नृत्य है उसी का प्रारंभिक रूप है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
सतारिया जो है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। असम का जो सतारिया नृत्य है उसके जो जनक माने जाते हैं वह शंकर देव माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और मोहिनी अट्टम और कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है उसके फेमस एक कलाकार हैं, उनका नाम याद रखिएगा, कनक रेले। कनक रेले जो हैं वह मोहिनी अट्टम के फेमस कलाकार हैं। और कथकली का याद रखिएगा, गुरु गोपीनाथ। और कथक जो है दोस्तों, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वह उत्तर भारत का है, विशेषकर यूपी का। तो पंडित याद रखिएगा बिरजू महाराज, जो कि कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। बिरजू महाराज का नाम आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि स्मॉल स्केल यूनिट आर डिफरेंशिएट फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ। स्मॉल स्केल यूनिट और लार्ज स्केल यूनिट के बीच अंतर स्पष्ट कैसे किया जाता है? द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया जाता है उसी के आधार पर हम लोग स्मॉल स्केल जो छोटा स्केल होता है और लार्ज स्केल, ये दोनों को हम लोग इसी के आधार पे क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, यानी अंतर स्पष्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध का जो महाजनपद था वह गंगा और सोन नदी के नदियों से घिरा था। तो गंगा और सोन नदियों से घिरा मगध महाजनपद था। प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिण का भाग होता था, गंगा का जैसे मान लीजिए यह उत्तर हो गया, यह पूरब हो गया और यह पश्चिम हो गया। गंगा का जो दक्षिण का भाग होता था उसको मगध के नाम से जाना जाता था। मगध का उत्कर्ष जो हुआ वह 6ठी सदी बीसी में हुआ था। और मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का शासक था। मगध का पहली राजधानी राजगीर थी, जिसको हम लोग राजगृह के नाम से जानते थे। और उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। मगध का अंतिम शासक घनानंद था, जिसके समय सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था। घनानंद जो था वह नंद वंश के शासक था और नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो राजस्व प्राप्ति का उदाहरण सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी है। सरकार द्वारा संग्रहित क्या है? जीएसटी। अगर हम जीएसटी की बात करें कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी का जो जनक है वह फ्रांस को माना जाता है। फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी की अगर बात करें तो यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट अगर स्टेट का बात करें कि भारत में वह पहला राज्य कौन सा है जो जीएसटी लागू किया था, तो वह असम है। और जीएसटी जो है वह हमारे संविधान के आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए का 1 में वर्णन किया गया है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में है कि आवेशित कणों को पता लगाने के लिए क्लाउड्स चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के लिए साथ किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से चार्ल्स विल्सन को 1927 में सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुआ था। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है
कि गुरुवायूर अकादमी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। अगर हम बात करें कुछ उत्सव का, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगर इस शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। और केरल का क्या है? तो केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथक कली। ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो इसका शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। उड़ीसा का क्या है? तो ओडिसी है। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी है। और असम का क्या है दोस्तों? तो असम का सत्रिया है, जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और यूपी का क्या है दोस्तों? तो यूपी का कथक है। यह उत्तर भारत का है और विशेषकर यूपी का। तो ये हमारा रहा शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, इतने सारे प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करने से यह पता चलता है कि प्रत्येक सेट में एक शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस हर सेट में पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को क्लियर करके ही एग्ज़ाम में जाना है। देखते हैं 9 नंबर। 9 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 247 देता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर हम बात करें संसद, तो संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है। अगर हम बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा का चर्चा संविधान के आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की चर्चा संविधान के आर्टिकल 81 में है। किसी भी विधेयक को जब पारित किया जाता है तो या तो वह लोकसभा में पारित होता है या राज्यसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, सब वह लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजता है तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा रोक लिया तो उसे राज्यसभा द्वारा पास मान लिया जाता है। तक किसी भी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में जब पेश किया जाता है, अगर लोकसभा उसे पास कर देता है तो वह राज्यसभा में भेजा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाने के बाद वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है, जिसे हम लोग एक्ट कहते हैं। अगर राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिए तो वह कानून नहीं बनता है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यह 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा संविधान के आर्टिकल 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किए थे। 73वां संविधान संशोधन भारतीय पंचायती राज, याद रखिएगा दोस्तों, किससे? तो यह पंचायत से संबंधित है। यह 1992 में हुआ था और पंचायत त्रिस्तरीय होगा। इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति किए थे। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में है कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डैश के अधीन
शुरू किया गया था। तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यह जनगणना नियमित जनगणना नहीं था। 1881 से भारत में रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ है और यह जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे होता है। अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को के शासनकाल में ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत हुआ था। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग, यह 1857 के विद्रोह के समय भारत के यह गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो यह चाइना के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया था। और गोल्ड मेडल दोस्तों यह पैरा ओलंपिक में जीता गया था, ओलंपिक में नहीं, पैरा ओलंपिक में। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यह पेड़ों को क्या करता है? तो यह पेड़ों को मजबूती प्रदान करता है और इसको स्ट्रक्चर्स भी प्रदान करते हैं। लाइसोसोम्स जो है दोस्तों, वह हम लोग उसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यह अपनी पहली कारखाना हीरापुर में स्थापित किया था। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था और यह कंपनी 1913 से इस्पात का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है कि एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। तो मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करने वाले जीव ओबेलिया है। यह जीव मेटाजेनिस प्रदर्शित करता है। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट टीम की पूर्णकालिक कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज थे? तो ये पेट कमिंस सबसे तेज गेंदबाज थे और दोस्तों यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है ये, तो इनको याद रखिएगा। देखते हैं 17 नंबर। 10 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? तो 10 मीटर जो बाधा दौड़ होता है दोस्तों, जो 10 मीटर का बाधा दौड़ होता है उसमें फ्लाइटों की संख्या 10 ही होती है। ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो केरल राज्य में पेन्नार नदी नहीं बहती है और ये सभी नदी, तीनों नदी केरल में बहती है। देखते हैं 19 नंबर। 19 में है कि वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू किया था। तो सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन के द्वारा ही रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया गया था। इल्तुतमिश जो था दोस्तों, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका वह जो थे यह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे
और मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने दिल्ली पर पहली महिला शासिका 1236 से 1240 तक शासन की थी। फिरोज शाह तुगलक ही है दोस्तों, जिसने बहुत बड़े नहरों का जाल बिछाया था। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? तो पंडित रविशंकर के द्वारा 1968 में, दोस्तों कब? तो 1968 में बेस्ट मीट्स इट्स के लिए यह पुरस्कार जीते थे। पंडित रविशंकर के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है? यह ओडिसी के नाम पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन था और 21 नंबर क्वेश्चन भी शास्त्रीय नृत्य से ही क्वेश्चन है। इसलिए एसएससी की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो किसी कीमत पर हर हाल में शास्त्रीय नृत्य के टॉपिक को क्लियर करके ही जाना है। तो अभी हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ओडिसी जो है उड़ीसा का है, कथक जो है वह यूपी का है, कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का। और मोहिनी अट्टम जो है वह केरला का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी केरला का है। और सिर्फ अगर कथक रहेगा दोस्तों तो यह यूपी का है, उत्तर भारत का, विशेषकर यूपी का। देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने जनवरी 2023 में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को डैश आरक्षण प्रदान करने वाले विधायिक विधेयक को मंजूरी दी है। तो यह महिलाओं को 30% रिजर्व सीट के लिए दिए हैं। दोस्तों रिजर्व सीट का मतलब होता है जैसे टोटल सीट 100% है, 30% रिजर्व है, यानी इसमें 70% सीट जो है इसी में सब फाइट करेंगे और 30% ओनली महिलाओं के लिए, वुमेंस के लिए क्या है? रिजर्व है। तो दोस्तों 30% में तो वुमेंस जाएगा ही जाएगा। अगर जनरल के कट ऑफ को पार कर लेती है महिलाएं तो वह 30% के अलावा इस 70% में भी फाइट करेंगी। देखते हैं 23 नंबर। 23 में है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ डैश से उत्पन्न होता है। तो पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ होता है वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। देखिए भारत में सबसे अधिक बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में जो सबसे अधिक बारिश जो होता है दोस्तों वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। यह लगभग 80 से 85% बारिश भारत में इसी मानसून के तहत होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम से जो मानसून लौटती है वह सबसे पहले तमिलनाडु के तट पर बारिश कराती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होता है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में। देखते हैं 24 नंबर। 24 में है कि फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है? राजा राममोहन राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। राजा राममोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। दोस्तों 1828 होगा, देख लीजिएगा, 1828 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे और इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किए थे। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने 1897 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे, जो यह अपने गुरु स्वामी श्रद्धानंद के सम्मान में किए थे। देखते हैं 35 नंबर। 25 नंबर में है दोस्तों कि किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यह पश्चिम
बंगाल, पश्चिम बंगाल के द्वारा विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अभी दोस्तों बना नहीं है। तो आप याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।